मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस FTA के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा,
सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी
नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।